जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका फिर से स्वागत है। तो कंडक्ट रूल की सीरीज़ का ये हमारा 6 सेशन है और इसमें हम आज बात करने वाले हैं रूल 8, 9, 10 और 11 की। रूल 8 है आपका कनेक्शन विद प्रेस और अदर मीडिया। रूल 9 है क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। रूल 10 हम बात करेंगे एविडेंस बिफोर कमेटी और एनी अदर अथॉरिटी की। और रूल 11 है आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। इन 4 रूल्स के ऊपर जो जीआईडीज इंपॉर्टेंट है उसकी भी हम बात करेंगे। और लास्ट सेशन में जो हमने आपको क्वेश्चन 30 to 38 बताया था रूल 5 to 7 के ऊपर, उसके हम आंसर कीज क्या है करेक्ट उसको देख लेंगे। और फाइनली हम रूल 8 to 11 के ऊपर क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, जो कि आपके क्वेश्चन 39 to 42 है, कभी क्वेश्चन आए हैं इन रूल्स के ऊपर, तो उनको हम देख लेंगे। तो ये हमारा आज का एजेंडा पॉइंट रहेगा जो हमें आज डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रूल 8 से। रूल 8 क्या है? कनेक्शन विद प्रेस और अदर मीडिया। यानी जब आप प्रेस में या मीडिया में कोई इंटरेक्शन करेंगे या कोई काम करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है और किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो इसका सब रूल 1 कहता है नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी इन केसेस में जहाँ पे ये जिसकी बात कर रहे हैं वहाँ पे आपको गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन चाहिए यानी परमिशन चाहिए। ओन होली और इन पार्ट। ठीक है, आप पूरी तरह से उसको आप ओन करके हो। ओन करने का मतलब यानी आपने उसको आप खुद चला रहे हो, आप खुद ऑनर हो, या पार्टली आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो। पार्टली मतलब यानी आपने कुछ पैसे उसमें लगा रखे हो। और कंडक्ट और पार्टिसिपेट, या आप इस तरह की चीज कंडक्ट भी कर रहे हो या उसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, दोनों ही केस के अंदर। इन एडिटिंग और मैनेजमेंट ऑफ एनी न्यूज़पेपर अदर पीरियोडिकल पब्लिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर पीरियोडिकल पब्लिकेशन मतलब जैसे मैगजीन वगैरह छपती है उसके अंदर, या एनी न्यूज़पेपर या किसी न्यूज़पेपर में भी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या हो गया? जो टीवी पे चीज़ें आती है उन मीडिया की बात कर रहे हैं। तो इन तीनों में से किसी भी काम को करने के लिए उसमें आप या तो पूरी तरह से उसको ओन कर रखा हो आपने, यानी पूरी तरह से आप मालिक हो। आप कुछ शेयर हो आपके पास, शेयर का मतलब आप 24% मालिक हो या 25% मालिक हो, 50% मालिक हो उस केस में भी। या आप सिर्फ इस तरह के काम कंडक्ट करवा रहे हैं मतलब ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, और या खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से जब आपका इन्वॉल्वमेंट किसी न्यूज़पेपर के साथ, किसी पीरियोडिकल पब्लिकेशन के साथ या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ हो रहा है तो आपको परमिशन चाहिए। बिना परमिशन के आप के बिना आप उसमें काम नहीं कर सकते या इस तरीके का काम नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कंप्लीटली बैन है जब तक कि आपके पास परमिशन न हो। तो ये चीज़ें क्या है? परमिटेड है। परमिटेड यानी कि अगर आपको परमिशन मिल गई तो आप किसी न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल पब्लिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको ओन भी कर सकते हैं, या वहाँ पे कोई किसी और तरीका कंडक्ट करना हो या कुछ आपको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वो भी किया जा सकता है विद परमिशन। तो ये तो था कि परमिशन के साथ करना है। नथिंग इन सब रूल 1 शैल अप्लाई इन केस। लेकिन ये जो बात बोली गई कि परमिशन चाहिए, ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा? इन्होंने सब रूल 2 में बताया। तो वो कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा? ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन द बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। अगर किसी की ड्यूटी ही है, आप गवर्नमेंट में भी रहते हुए भी किसी की ड्यूटी हो सकती है कि भाई उसका पब्लिकेशन का काम हो, जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस वगैरह हैं। ठीक है, तो जब पब्लिकेशन का काम ही करना उसका ड्यूटी है तो उस केस में क्या है? उस केस में ये चीज अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, नहीं तो क्यों, क्या क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को कैरी आउट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से ये उन जगहों पे अप्लीकेबल है, ये जो सब रूल 1 है, जहां पे इस तरह की ऑफिशियल ड्यूटीज नहीं है। तो जब आपकी ऑफिशियल ड्यूटी है किसी बुक को पब्लिश करना या किसी पब्लिक मीडिया में पार्टिसिपेट करना, तो वहाँ पे जो है इस तरह की परमिशन नहीं चाहिए। जैसे कि दूरदर्शन है, दूरदर्शन में कोई एंकर है या एडिटर है, तो वहाँ पे उसके अंदर जो है परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी ऑफिशियल ड्यूटी ही वो काम करना है। कहीं पब्लिकेशन होता है जैसे डीएवीपी है, वहाँ पे पब्लिकेशन होता है, तो पब्लिकेशन जैसे आपकी इंडिया ईयर बुक पब्लिश होती है, तो इस तरह के काम जो इन्वॉल्व है उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। एक गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिशिंग ए बुक। अब ये उन केस की बात बता रहे हैं जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट खुद अपनी बुक एक पब्लिश करना चाहता है।
और पार्टिसिपेटिंग इन ए पब्लिक मीडिया, या पब्लिक मीडिया यानी आप जब सबके सामने, यानी जो चीज़ सबके पास जाएगी, सब ऑडियंस के पास जाएगी, पूरे जनता के पास जाएगी, पूरे पब्लिक में जाएगी, ऐसे किसी एपिसोड में हो गया या किसी तरह के प्रोग्राम में अगर पार्टिसिपेट आप करना चाह रहे हैं या पब्लिक या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अपनी बुक पब्लिश करनी हो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को या पार्टिसिपेट करना हो पब्लिक मीडिया में, तो उस केस में क्या बता रहे हैं, शैल एट ऑल टाइम्स मेक इट क्लियर। तो क्योंकि आप अपनी बुक पब्लिश कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या बताना पड़ेगा, या आप जब पब्लिक मीडिया में अपीयर हो रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको ये डिस्क्लेमर बताना पड़ेगा कि जो भी व्यूज़ आप एक्सप्रेस कर रहे हैं वो आपके खुद के हैं। द व्यूज़ एक्सप्रेस्ड बाय हिम आर हिज ओन, उसके खुद के हैं, एंड नॉट दैट ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की उसके अंदर किसी तरह की उस जो व्यू आप वहाँ पे बता रहे हैं या जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, वो गवर्नमेंट का कहीं से भी वो एंगल नहीं है। क्योंकि बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट आप क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस केस में जब भी आप पब्लिकली अपीयर हो रहे हैं या अपनी कोई बुक पब्लिश करेंगे क्योंकि वो पब्लिक में जाएगी, तो ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए कि जो भी उसके अंदर आप बातें लिख रहे हैं वो गवर्नमेंट की बातें नहीं है, वो आपका पर्सनल व्यू है और उसके लिए होल सोल खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये जो है आपका रूल छोटा सा 8 है। ठीक है, यानी सिर्फ वहीं पे प्रीवियस सैंक्शन चाहिए गवर्नमेंट की जहां पे आप क्या कर रहे हैं, किसी तरह के न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर आपकी ड्यूटी ही इस तरह का काम करना है तो वहाँ पे आपको नहीं चाहिए। और अगर गवर्नमेंट से परमिशन लेकर आप कोई अपनी बुक पब्लिश करना चाहते हैं या किसी पब्लिक मीडिया में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ये भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि उसके अंदर एक्सप्रेस जितने भी व्यूज़ हैं वो खुद आपके हैं, गवर्नमेंट के नहीं है। तो ये इसका एक छोटा सा ब्रीफ हो गया रूल 8 का। अब इसके अंदर GIDs क्या है, तो GIDs बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट GIDs हैं, ये आया हुआ है, ये जो टाइम लिमिट वगैरह है तो ये आपको देखना है। पार्टिसिपेशन इन द AIR programs and receiving of honorarium, therefore परमिशन नॉट नेसेसरी। तो जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम्स होंगे उसमें अगर पार्टिसिपेशन करना है और उसके लिए क्या है, आपको कुछ ऑनरेरियम दिया जा रहा है तो वहाँ पे परमिशन जो है गवर्नमेंट ने बोली कि ज़रूरत नहीं है। वेरियस टाइम लिमिट्स, तो टाइम लिमिट्स क्या क्या होंगी और ये टाइम लिमिट्स कब से स्टार्ट होगी, जिस टाइम पे आपने क्या किया, एक एप्लीकेशन दिया गवर्नमेंट को कि हमें परमिशन दो, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर ग्रांट ऑफ परमिशन अंडर द रिलेवेंट रूल्स। तो रिलेवेंट रूल्स के अंदर आपने अगर परमिशन मांगी कि मुझे परमिशन दी जाए, यानी जैसे कि यहाँ पे बोला कि प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, तो ऐसे ही रिलेवेंट रूल्स यानी 8 के 1 में तो आपको यहाँ पे बोला कि परमिशन चाहिए, इसी तरह से रूल जो 13 है उसके 4 में जो गिफ्ट से रिलेटेड है उसमें भी परमिशन की रिक्वायरमेंट है। तो आगे हम उसको डिस्कस भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सब टाइम लिमिट से रिलेटेड था तो इसको यहाँ पे जो है GID में बताया गया है। ऐसे ही 18 के 2 में और 18 के 3 में जहाँ पे ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसके लिए भी टाइम लिमिट बताई गई है। और 18A में भी है जहाँ पे आप फॉरनर के साथ अगर बाहर, इंडिया से बाहर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर, इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी में। इमूवेबल का मतलब जैसे कि लैंड हो गया, मूवेबल मतलब जिसको आप मूव कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि आपका बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, कार होगी, इस तरह की चीज़ें, या गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गई। तो इस तरीके से जो है आगे हम उसको डिस्कस भी करेंगे। और 19 का 1 जहाँ पे विंडिकेशन ऑफ एक्ट एंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो जहाँ पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके ऊपर कोई किसी तरीके का कोई एलिगेशन लगाया, उससे वो फाइट कर रहा है या उसके अंदर उसे चाहिए परमिशन की कोर्ट में अपीयर होना चाहे या किसी कमेटी के सामने अपीयर होना है उसे, तो उस केस में परमिशन देने की क्या टाइम लिमिट रहेगी ये बताया गया है। तो देख लेते हैं एक बारी हमें। तो यहाँ पे 8.1 में जो हमने अभी बात की प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, तो वहाँ पे अगर आपने आज एप्लीकेशन दी है तो आपको 30 दिन के अंदर उसका जो है परमिशन मिल जानी चाहिए या डिनाई हो जाना चाहिए। 30 दिन के अंदर अगर आपके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं आया तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि आपको परमिशन मिल गई है। ठीक है, इसी तरह से रूल 13 के 4 में गिफ्ट से रिलेटेड, उसमें भी जो टाइम लिमिट है वो 30 डेज का है। ट्रांजैक्शन के लिए भी अगर आप कोई ट्रांजैक्शन मोबाइल इमोबाइल में कर रहे हैं, और डिटेल में तो हम वहाँ रूल 18 में ही देखेंगे, तो उस केस में 30 डेज़ की परमिशन मिल मान लिया जाएगा कि 30 डेज़ के अंदर अगर आपको परमिशन नहीं मिली तो ये डीम्ड कर लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि आपको परमिशन मिल गई है। इस तरह से फॉरेनर के साथ जो है टाइम लिमिट वो 60 डेज़ की, अगर आप
इंडिया से बाहर किसी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसी लैंड के अंदर, किसी और चीज़ के अंदर, तो उस केस में 60 डेज़ का टाइम जो है वो दिया जाएगा गवर्नमेंट को आपको परमिशन देने के लिए या डिनाई करने के लिए। 60 डेज़ के अंदर आपको नहीं मिला, उसके बियॉन्ड आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपको परमिशन मिल गई है, यानी कोई रिप्लाई नहीं मिला तो 60 डेज़ के अंदर। और 19(1) के अंदर जहाँ पे विंडिकेशन ऑफ एक्ट और कैरेक्टर की बात हो रही है, तो वहाँ पे 6 वीक्स का टाइम है कि 6 वीक के अंदर आपको परमिशन नहीं मिली तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि आपको परमिशन दे दी गई है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये 60 डेज़ का जो क्वेश्चन इस बार 2019-20 के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसके अंदर छोटे ही हैं क्योंकि छोटे छोटे रूल हैं और इसके अंदर GID बहुत कम आए हुए हैं, तो इसलिए हम उतना ही करेंगे जितना जो है रिलेवेंट है। अब हम रूल 9 की बात कर लेते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी आपको जब भी कोई भी काम करना है या कहीं पे आप अपीयर हो रहे हैं, कोई आपका किसी तरह से पब्लिक अपीयरेंस भी है, तो उन केसेस में आपको किस तरीके से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज या उसकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है रूल 9 के अंदर। तो नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन एनी रेडियो ब्रॉडकास्ट, रेडियो ब्रॉडकास्ट मतलब कि रेडियो पे आपकी कोई बात जो है प्रसारित हो रही है, रेडियो पे कोई बात आपकी आ रही है, यानी आप अपीयर हो रहे हैं उसके अंदर, कहीं ना कहीं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टेलीकास्ट थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या टीवी पे आपका टेलीकास्ट आ रहा है, यानी आप कहीं से लाइव आ रहे होंगे या आपका जो प्रोग्राम है वो रिकॉर्ड हो रहा होगा। और इन एनी डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो पब्लिश हो रहा है इन हिज ओन नेम, आपके खुद के नाम पे हो, एनोनिमसली यानी आपने बिना अपने नाम को बताए हुए पब्लिश कराया हो, या सुडोनिमसली यानी आपका नाम पता हो, नाम तो पता है लेकिन आपका एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें ना हो उसके अंदर, यानी आधी चीज़ें हो आधी ना हो। और इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन, या किसी और के नाम से भी। इन एनी कम्युनिकेशन टू प्रेस, जब आप प्रेस को कोई कम्युनिकेशन दे रहे हैं, यानी कहने का मतलब आपका रेडियो ब्रॉडकास्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्रॉडकास्ट हो, टेलीकास्ट हो, या कोई डॉक्यूमेंट आप पब्लिश कर रहे हो अपने नाम पे किसी और के नाम पे, और ये सारी बातें कहाँ की बात कर रहे हैं, जब आप ये कम्युनिकेशन पब्लिश प्रेस को दे रहे हैं। और इन एनी पब्लिक अटरेंस, या आप कहीं पे पब्लिकली भी खड़े होके कहीं पे बात कर रहे हैं या कोई बात अपनी जबान से बोल रहे हैं, उन सारे ही केस में क्या करना है, मेक एनी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ओपिनियन। तो नो गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे पढ़ेंगे आपको, देखिए रूल पढ़ने का तरीका क्या होता है, जो बीच की बातें हैं यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट होती है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मेक एनी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ओपिनियन, ठीक है, विच हैज द इफेक्ट ऑफ, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे या ऐसा कोई भी ओपिनियन नहीं बताएंगे। देखिए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट का मतलब कि फैक्ट का मतलब ये होता है कि चाहे वो चीज़ें जो है वो फैक्चुअली करेक्ट भी हो या आपका ओपिनियन भी हो किसी तरीके से, दोनों ही केस के अंदर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई परमिशन नहीं है कि वो क्या करे, विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ एनी करंट और रिसेंट पॉलिसी, ऐसी कोई भी बात बोले फैक्चुअली करेक्ट हो या चाहे उसका ओपिनियन हो, जिससे गवर्नमेंट की किसी करंट पॉलिसी का, कोई रिसेंट पॉलिसी का, या गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन का क्या हो रहा हो, एडवर्स क्रिटिसिज्म हो रहा हो। तो जब भी आपकी किसी भी बात से, किसी भी अटरेंस से, जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी किसी भी करंट पॉलिसी का, रिसेंट पॉलिसी या किसी एक्शन का भी अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है, एडवर्स क्रिटिसिज्म, तो वो काम जो है आपको अलाउड नहीं है। provided that in case of any government servant included in the category of government servant specified in second proviso to rule 1 का 3। तो हमने स्टार्टिंग में जब इस रूल को स्टार्ट किया था तो वहाँ पे पूछा था कि किन किन के ऊपर ये अप्लीकेबल होगा, किसके ऊपर नहीं होगा। तो उसके अंदर आपका रूल का 1 में 3 दे रखा था, ऐसे नॉन गेस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट जिनकी तनख्वाह जो है पर मैंसम यानी पर महीने 500 रुपये से कम है। तो वो कह रहे हैं कि ये तो बातें सारी सही कि इस तरह का एडवर्स क्रिटिसिज्म नहीं करना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनमें जो ये बात बताई गई है ये किन के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये उस तरह के, यानी ऐसे नॉन गेस्टेड ऑफिसर या ऐसे नॉन गेस्टेड पर्सनस जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और जिनकी तनख्वाह 500 रुपये से कम है, और ये हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया था, पोर्ट में हो, जेटीज़ में हो, या किसी इस्टेब्लिशमेंट हो डिफेंस की, तो इस तरह की बातें जो हमने की थी आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। और अप्लाई कब नहीं होगा, जब नथिंग कंटेंट इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू बोनाफाइड एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज बाय हिम, जब वो अपने किसी बोनाफाइड व्यूज को, बोनाफाइड का मतलब यानी वो जानते हुए कि वो गुड फेथ में और सही बात बोल रहे हैं और
भलाई के लिए बोल रहे हैं वहाँ पे अपने जो भी उनका एसोसिएशन है या वहाँ के एम्प्लॉयज हैं, तो तब ये अप्लाई उनके ऊपर नहीं होगा। तो यही लिखा हुआ है, अप्लाई टू बोनाफाइड एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज बाय हिम एज एन ऑफिस बियरर ऑफ द ट्रेड यूनियन। जब वो ट्रेड यूनियन में क्या है, ऑफिस बियरर है, यानी वहाँ पे एग्जीक्यूटिव पोस्ट संभाल रहा है। और एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द पर्पज ऑफ, और उसका पर्पज क्या है ये भी ध्यान में रखना है। पर्पज उसका यही होना चाहिए कि वो सर्विस कंडीशन को सेफगार्ड कर रहा है, सेफगार्डिंग द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द सच गवर्नमेंट सर्वेंट और फॉर सिक्योरिंग एन इम्प्रूवमेंट देयर ऑफ। तो अपनी सर्विस की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए और उसको बेटर बनाने के लिए अगर एज एन ऑफिस बियरर कोई ऐसी बात बोल रहा है वो जो बोनाफाइड एक्सप्रेशन है उसका व्यू का, तो उस केस में जो है ये चीज़ उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, यानी उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा या उसको कोई मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिया सिर्फ इस केस में। अदरवाइज किसी दूसरे तरीके किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर ऐसा जो है एग्जेम्पशन नहीं है। और सबको क्या है, ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी का, किसी करंट एक्शन का या किसी भी तरह की चीज़ का एडवर्स क्रिटिसिज्म हो रहा हो। और दूसरी जगह को क्या नहीं करना है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से बता रखे कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या ओपिनियन नहीं बताना जिससे क्या हो, एडवर्स क्रिटिसिज्म हो। दूसरा क्या बोल रहे हैं, विच इज कैपेबल ऑफ एम्बेरसिंग द रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। तो ऐसी भी कोई बात नहीं बोली, एडवर्स क्रिटिसिज्म तो करना ही नहीं है, वो तो बोल ही दिया। उसके अलावा क्या कर रहे हैं कि ऐसा कोई काम भी नहीं करना है जिससे क्या हो, एम्बेरस हो, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशन है उसके बीच में कोई एम्बेरसमेंट हो, किसी तरह की शर्मिंदगी आ जाए या कोई भी इस तरह का उनके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो ये काम भी मना किया गया है। थर्ड बोल रहे विच इज कैपेबल ऑफ एम्बेरसिंग द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। तो किसी बाहर की कंट्री के साथ भी रिलेशन खराब हो, ऐसी बात भी हमें नहीं करनी है। इस तरीके से के भी किसी एक्सप्रेशन से, किसी तरह की बात से, फैक्ट से, ओपिनियन से हमें बचना है। Provided that nothing in this rule shall apply to any statement made or views expressed by the government servant in his official capacity। तो ये जो सेंट्रल और फॉरेन स्टेट के बीच के रिलेशन की बात बताई, जहाँ पे बोला कि ऐसी कोई बात नहीं करनी है, वहाँ पे एग्जाम्पशन क्या है, एग्जाम्पशन उन लोगों के ऊपर है जो ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई अपना स्टेटमेंट देते हैं या अपनी कोई व्यूज रखते हैं या कोई बात करते हैं। तो जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, तो वहाँ पे कोई स्पोक्स पर्सन है जिसको ऑथराइज कर रखा है कि उन्हें फॉरेन रिलेशन के ऊपर किसी कंट्री के रिलेशन में या उसके संदर्भ में उन्हें कोई बात अनाउंसमेंट करनी है या कोई उन्हें ऑथराइज किया है कि ये बात बोलनी है, तो उस केस में उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा? क्योंकि उनकी वो जॉब है, उनकी वो ड्यूटी है जो उनको असाइन किया गया है, उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है या उनको ऑथराइज किया गया है। तो इस वजह से उस तरह के केसेस को यहाँ पे जो है एग्जाम्प्ट कर रखा है इस कैटेगरी के अंदर। तो ये बोला गया कि इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, जब वो ऑफिशियल कैपेसिटी में इस तरह की कोई अनाउंसमेंट कर रहा है, ठीक है, और उससे अगर किसी फॉरेन कंट्री के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलेशन है उसमें कोई इम्पैक्ट आता है, तो उसके ऊपर ये मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो ऑफिशियल कैपेसिटी में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए वो बात उसने बोली है। और इन द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज असाइन टू हिम, तो जब उसको ड्यूटी असाइन की गई है कि नहीं आपको ये स्टेटमेंट देना है, तो वो मिसकंडक्ट का कोई स्कोप ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है और उसको इंस्ट्रक्ट किया गया है, उसको ऑथराइज किया गया है। तो ये आपका जो है रूल 9 था, जहाँ पे गवर्नमेंट की किसी भी रिसेंट पॉलिसी, किसी भी एक्शन का क्रिटिसिज्म बना के रखा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं इनके पास जीआईडीज क्या क्या है। तो जीआईडीज है, कमी है इनके ऊपर। तो पहला जीआईडी बोलता है गवर्नमेंट सर्वेंट विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज। तो जब आप या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है फॉरेन कंट्री विजिट कर रहा है, तो वहाँ पे मना कर रखा है कि किसी तरह का भी कोई एक्सप्रेशन नहीं देना है, कोई भी बात नहीं बोलनी है वहाँ की मीडिया में। तो शुड रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग एक्सप्रेशन टू व्यूज ऑन इंडियन और फॉरेन अफेयर्स। तो इंडियन अफेयर्स और फॉरेन अफेयर्स यानी इंडिया के रिलेशन में भी और फॉरेन के रिलेशन भी, जिस कंट्री में गए हो या किसी भी और भी कंट्री के रिलेशन में आपको कोई बात नहीं करनी है इन पर्टिकुलर। और जो पर्टिकुलरली बात वो कह रहे हैं किसको मना किया है, फ्रॉम मेकिंग एनी रिटन और ओरल स्टेटमेंट विदाउट स्पेसिफिक प्रायर अप्रूवल ऑफ द हेड
ऑफ द इंडियन मिशन इन दैट कंट्री विजिटेड। तो जिस कंट्री में आपने विजिट किया है तो वहाँ पे रिटर्न या ओरल कम्युनिकेशन तो कतई नहीं देना है, बिल्कुल ही नहीं देना है, जब तक आपके पास स्पेसिफिक प्रायर अप्रूवल ना हो वहाँ के हेड ऑफ मिशन का। तो हर कंट्री के अंदर क्या होता है, फॉरेन कंट्री के अंदर इंडिया का अपना एक मिशन होता है, तो वहाँ पे भी जो मिशन हेड है उससे प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, कोई भी अगर रिटर्न या ओरल स्टेटमेंट आप देना चाह रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में। अदरवाइज आपको क्या करना है, अपने आप को रोकना है, रिफ्रेन करना है, अवॉइड करना है। इस तरीका का कोई काम करना ही नहीं है जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं। तो अपनी कंट्री से रिलेटेड भी नहीं कोई बात बोलनी है, ना ही जिस कंट्री में आप विजिट कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी कोई बात आपको नहीं बोलनी है। अगला जो जीआईडी है वो कहता है एस्टिमेट कमिटीज रिकमेंडेशन फॉर गिविंग फ्रीडम टू ऑफिसर टू एक्सप्रेस देयर डिफरिंग व्यूज। तो ये बहुत पुराना एक आपका 1966 का जीआईडी है, जिसके अंदर एस्टिमेट कमेटी ने बोला कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर हम इस तरह की फ्रीडम नहीं देंगे कि वो अपना डिफरिंग व्यूज, डिफरिंग मतलब कि हम अपना, जैसे गवर्नमेंट कुछ अपना व्यू रख रही है और गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उससे कुछ अलग व्यू रखता है, तो वहाँ पे इस जीआईडी में बोला गया कि हमें इस तरह की फ्रीडम देनी चाहिए जिसकी वजह से वो अच्छा काम कर पाएंगे और चीज़ों को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन कई बार हमें कुछ चीज़ें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होनी चाहिए। तो इसमें एक बार देख लेते हैं तो क्या बोला गया वहाँ पे। द एस्टिमेट कमेटी इन पैरा 20 ऑफ देयर 93rd रिपोर्ट ऑन पब्लिक सर्विसेज रेफर टू द व्यूज ऑफ लेट पीएम श्री लाल बहादुर शास्त्री जी एंड देन होम मिनिस्टर। तो वहाँ पे उस टाइम पे जो होम मिनिस्टर थे और लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम थे, तो उन्होंने क्या बोला उसके बारे में ये स्टेटमेंट है। टू कीप द मोरल ऑफ द सर्विस हाई। तो जब आप सर्विसेज का मोरल हाई रखना चाहते हैं, दे मस्ट बी गिवन फुल फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर डिफरिंग व्यूज। तो उस केस में गवर्नमेंट सर्वेंट को जो एक डिफरेंट व्यू रखते हैं उनको फ्रीडम देनी चाहिए उसको एक्सप्रेस करने के लिए। इट इज एंटायरली फॉर द मिनिस्टर टू एक्सेप्ट द व्यूज ऑफ द ऑफिसर और नॉट। ये तो मिनिस्टर के ऊपर है कि वो उन गवर्नमेंट सर्वेंट के डिफरेंट व्यूज को एक्सेप्ट करें या ना करें। ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी अल्टीमेटली किसके लाई करती है, मिनिस्टर्स के पास। तो इफ दे आर फोर्स्ड मेड टू डू थिंग्स देन द मोरल ऑफ द सर्विस विल गो डाउन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन विल सफर एंड अल्टीमेटली द पीपल विल आल्सो सफर। तो अगर हम उनको फोर्स करेंगे चीज़ों को करने के लिए तो क्या होगा, मोरल जो होगा वो सर्विसेज का वो डाउन होगा और इससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को सफ़र होगा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन सफ़र करेगा, नुकसान होगा, और अल्टीमेटली जो लोग हैं, जो जनता है, उनको सफ़र करना पड़ेगा या उनको नुकसान होगा। तो ये व्यूज़ जो है वहाँ पे उस टाइम पे रखे गए थे। ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर इतना सफिशियंट है। अब हम आ जाते हैं रूल 10 पे। रूल 10 क्या कहता है। रूल 10 है एविडेंस बिफोर कमेटी और एनी अदर अथॉरिटी। जब आप किसी कमेटी के सामने जा रहे हैं या किसी अथॉरिटी के सामने जा रहे हैं और वहाँ पे अपनी बात रखेंगे, तो वहाँ जाने से पहले क्या आपको परमिशन लेनी है। अगर आपको परमिशन लेनी है तो आपने ले भी ली परमिशन, या नहीं लेनी तो आप बिना परमिशन के भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, किस तरह की बात बोलेंगे, किस तरीके से अपने आप को एक कंडक्ट में रखना है, उसके बारे में यहाँ पे रूल 10 में बताया गया। तो रूल 10 कहता है सेव एज प्रोवाइडेड इन रूल 10 और सब रूल 3। 10 का सब रूल 3 कौन सा है, ये है। जब ये लिखा होता है स्टेटमेंट सेव एज प्रोवाइडेड इन रूल 10, मतलब कि इस केस में ये चीज़ अप्लीकेबल नहीं है जिसको वो बताने वाले हैं। सेव एज का मतलब यानी उसको छोड़ दो। सेव एज प्रोवाइडेड इन रूल 10 का सब रूल 3, 10 का 3 में जो चीज़ बताई गई है बोले उसको छोड़ दो, बाकी की हम बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जनरल बात बता दी क्या सबके लिए अप्लीकेबल है, लेकिन जो नीचे रूल 3 है, इसका सब रूल 3 है, उसके अंदर जो बताया गया है उसके ऊपर ये अप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम क्या कहते हैं इसके अंदर, पहले देख लेते हैं जनरल बात। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट give evidence in connection with any inquiry conducted by any person, committee और authority। तो यानी जनरली आपको क्या बोला गया कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब तक उसको प्रीवियस सैंक्शन गवर्नमेंट की ना मिले, यानी परमिशन ना मिले, गिव एविडेंस इन कनेक्शन विद एनी इंक्वायरी, किसी भी इंक्वायरी के अंदर वो जाके अपना एविडेंस नहीं दे सकता जब तक कि उसे परमिशन ना मिली गई हो। कंडक्टेड बाय ए पर्सन, चाहे कोई वो पर्सन वो कंडक्ट कर रहा हो इंक्वायरी, कमेटी इंक्वायरी कर रहा हो इंक्वायरी, या कोई अथॉरिटी कर रहा हो।
तो इसमें यानी जनरल एक रूल बता दिया कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब तक उसको गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिल जाती तब तक, चाहे वो इंक्वायरी पर्सन कर रहा हो, कोई आदमी कर रहा हो, कोई कमेटी कर रही हो, क्या अथॉरिटी कर रही हो, वहां पे जाके वो अपना एविडेंस नहीं दे सकता उस इंक्वायरी के अंदर। तो ये आपको उन्होंने जनरल बात बता दी। तो जब इन्होंने बोला कि सेव एज प्रोवाइडेड इन इसके अंदर 10 का 3, तो किन किन केसेस में बता दिया कि उसमें परमिशन की जरूरत नहीं है, वो भी देख लेते हैं। फिर हम 2 की बात करेंगे, यानी सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो ये बोला कि नथिंग इन दिस रूल शेल अप्लाई टू, कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, मीनिंग नो प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। इन केसेस में, इन 3 केसेस में जो है गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है, जो कि अदरवाइज इन जनरल जरूरत होगी जब आप किसी भी इंक्वायरी के अंदर अपीयर होना चाहते हैं और वहां पे एविडेंस देना चाहते हैं। तो किन 3 केसेस में जरूरत नहीं होगी? एविडेंस गिवन एट एन इंक्वायरी बिफोर एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद वो अगर अथॉरिटी अपॉइंट की है उस केस के अंदर, पार्लियामेंट ने अपॉइंट किया या स्टेट के लेजिस्लेचर ने, यानी जैसे कि यहाँ पे पार्लियामेंट है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट के अंदर क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई एक अगर अथॉरिटी अपॉइंट की है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया या पार्लियामेंट ने अपॉइंट किया, और उसके सामने जाके आपको एविडेंस देना है किसी इंक्वायरी के अंदर, तो उस केस में आपको गवर्नमेंट की प्रीवियस परमिशन की जरूरत नहीं है या प्रायर सैंक्शन की जरूरत नहीं है। एविडेंस गिवन इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी, कोई जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, जुडिशियल इंक्वायरी जहां पे कोर्ट इन्वॉल्व है, कोई जज इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जहां पे कोई जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, कोई जज इन्वॉल्व है, जज कोई इंक्वायरी कर रहे हैं या कोर्ट के द्वारा कोई इंक्वायरी हो रही है, तो उस केस में भी आपको एविडेंस जाके देना है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि एक और भी बात बोलते हैं, पुलिस है, पुलिस का की मदद करना या उसको सपोर्ट करना उसके काम के अंदर, वो हमारी ड्यूटी बनती है। तो इस वजह से भी जो जुडिशियल इंक्वायरी है उसमें भी है, कोर्ट के अंदर भी हमारा गवाही देना जो हमारे पर बाय लॉ ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमें एविडेंस के लिए बुलाया जाएगा तो हमें जाना पड़ेगा। तो इसलिए उस केस में भी हमें यहाँ पे कोई प्रायर परमिशन की, पहले से किसी परमिशन की गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। एविडेंस गिवन एट एनी डिपार्टमेंट इंक्वायरी ऑर्डर्ड बाय अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ने कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर रहे हैं तो वहां पे भी एविडेंस देने जाने के लिए हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि आपका सीसीए रूल्स है, उसके तहत अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कोई हुई तो वो भी कौन कर रहा है, गवर्नमेंट की किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ने उसको ऑर्डर किया है, तो वहां पे भी अगर आप जाके अपना एविडेंस देते हैं तो आपको प्रायर परमिशन की, यानी पहले से प्रीवियस सैंक्शन की किसी तरीके परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ये 3 केसेस ऐसी हैं जहां पे आपको किसी तरह के परमिशन लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे बिना परमिशन जाके अपनी जो है एविडेंस दे सकते हैं। वेयर, अब सेकंड जो इसका सब रूल है वो क्या कहता है, वेयर एनी सैंक्शन हैज बीन अकॉर्डेड अंडर रूल 10 का 1। तो जैसे यहाँ पे बोला था कि कहीं पे भी कोई भी पर्सन हो, कमेटी हो, अथॉरिटी हो, इन 3 केसेस को छोड़कर वहां पे अगर आपको एविडेंस देने जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस सैंक्शन या प्रीवियस परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये कह रहे हैं कि वेयर एनी सैंक्शन हैज बीन अकॉर्डेड अंडर रूल 10 का 1। अब मान लिया कि आपको परमिशन मिल गई है और आपको किसी पर्सन, कमेटी या अथॉरिटी के सामने जाके अपना एविडेंस देना है, तो उस केस में आपको क्या करना है वो बता रहे हैं। नो गवर्नमेंट सर्वेंट गिविंग सच एविडेंस, आपको परमिशन मिल गई, आप एविडेंस देने चले गए और आप वहां पे एविडेंस दे रहे हैं, फिर क्या करेंगे आप वहां पे, नो गवर्नमेंट सर्वेंट गिविंग सच एविडेंस, जब आप वहां पे एविडेंस दे रहे हैं, शैल क्रिटिसाइज द पॉलिसी एक्शन और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे कि आपको ऊपर रूल में मना किया गया था रूल 9 के अंदर कि आपको किसी को, गवर्नमेंट को किसी पॉलिसी और उन सबको क्रिटिसाइज नहीं करना है, तो जब आप एविडेंस देने जा रहे हैं तो वहां पे भी इस बात का आपको ख्याल रखना है, परमिशन मिलने के बावजूद भी जब आप कमेटी या अथॉरिटी के सामने अपीयर हो रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे, ऐसी किसी पॉलिसी का क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, किसी एक्शन का क्रिटिसाइज नहीं करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, जिससे क्या है, कोई पॉलिसी का क्रिटिसिज्म हो या गवर्नमेंट का कोई क्रिटिसिज्म हो। तो यहाँ पे भी वो क्रिटिसिज्म वाला जो क्लॉज है ऊपर रूल 9 का, वो आपको ध्यान में रखना है कि कमेटी के सामने आप चले गए परमिशन लेके, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी का आप क्या करें, वहां पे क्रिटिसिज्म करें या किसी तरह से उसको गलत बताएं। तो ये भी चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। रूल 10 के जीआईडीज क्या है, चलो अब उसके देख लेते हैं हम। तो रूल
10 के जो GIDs हैं उसमें बोला गया है डिजायर्ड कंडक्ट एंड एटिकेट्स ऑफ विटनेसेस व्हाइल अपियरिंग बिफोर ए पार्लियामेंट्री कमेटी। जब आप पार्लियामेंट्री कमेटी जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी या उनके सबऑर्डिनेट कमेटीज के सामने अपीयर हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको किस तरह का एटिकेट, किस तरह का बिहेवियर, किस तरह का कंडक्ट आपको अपना रखना है उसके बारे में ये GID है और इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। ड्यू रिस्पेक्ट शुड बी शोन बाय द विटनेस टू द चेयरमैन। तो जिस कमेटी के सामने गए वहां पे जो भी चेयरमैन है उनको आप पूरा रिस्पेक्ट देंगे। एंड कमेटी सब कमेटी बाय बोइंग वाइल एंटरिंग द रूम एंड व्हेन टेकिंग सीट। तो जब आप रूम के अंदर एंटर करेंगे और जब आप अपनी वहां पे सीट को ग्रहण करेंगे, सीट को लेंगे, तो आपको झुककर उनको जो है एक तरीके से नमस्कार करना है या उनको बो करना है, अपना सर झुका के उनको अभिवादन करना है। द विटनेसेस शुड टेक हिज सीट अपोजिट टू द सीट ऑफ चेयरमैन। तो चेयरमैन के सामने ही सीट होती है विटनेस की, वहां पे जाके आपको अपनी सीट को लेना है। द विटनेस शुड स्पीक ओनली व्हेन ही इज आस्क्ड either by the chairman or by a member of committee or any other person authorized by the chairman. He should answer to the chair rising up in his seat. तो सबसे पहले आपको बात तो तभी करनी है, कुछ भी तभी बोलना है जब आपसे बोला जाए। कौन बोले आपको? चेयरमैन बोले या कमेटी के मेंबर बोले या आपको किसी ऐसे पर्सन द्वारा बोलने के लिए कहा जाए जिसको चेयरमैन ने ऑथराइज कर रखा है। और आंसर जब आपको देना है अपनी किसी बात का या उनकी किसी क्वेश्चन का, तो आप अपनी चेयर में खड़े होंगे और फिर आप अपनी बात रखेंगे। ठीक है। ऑल सबमिशन टू द चेयर एंड द कमेटी शुड बी काउच्ड इन कोर्टियस एंड पोलाइट लैंग्वेज। तो आप जब भी अपनी किसी बात को रखेंगे, अपने उनके समक्ष किसी भी बात को बोल रहे हैं, कोई अपना सबमिशन दे रहे हैं, तो उस केस में आप अपनी हर बात को बहुत ही कर्टियस, विनम्र तरीके से बोलेंगे और सभ्य भाषा में वहाँ पे आपको बात करनी है। तो कर्टियस एंड पोलाइट लैंग्वेज आपको अपनी यूज करनी है वहाँ पे। When the evidence is completed, आपका एविडेंस कंप्लीट हो गया और विटनेस इज आस्क्ड टू विड्रॉ, और आपको बोल दिया गया कि आप अब जा सकते हैं। ही शुड गो टू द चेयर राइजिंग अप इन हिज सीट। तो आपको उठना है चेयर के सामने, जो भी चेयरमैन है उनके सामने आपको अपना सर झुकाना है और आपको फिर निकलना है। द विटनेस शुड नॉट स्मोक और च्यू व्हेन ही इज सीटेड बिफोर द कमेटी। तो जब आप कमेटी के सामने अपना एविडेंस देने के लिए गए तो ना आपको स्मोकिंग करना है, ना किसी तरह की चीज़ों को चबाना है। तो ये सारी जो है आपके प्रोटोकॉल में या आपके कंडक्ट में वहाँ पे वांछनीय है या डिजायर्ड है। द फॉलोइंग एक्ट शैल कंस्टिट्यूट ब्रीचेज ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये जो इस तरह की चीज़ें जो यहाँ पे 4 कंडक्ट बताए गए, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वहाँ पे पार्लियामेंट के प्रिविलेज का इसे ब्रीच या कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट माना जा सकता है और आपके खिलाफ फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी, वो भी सीरियस वाली। रिफ्यूजल टू आंसर क्वेश्चन, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया आपने उसको रिफ्यूज कर दिया जवाब देने से। प्रीवेटिकेशन क्या है? आपने सच बोलने से अवॉइड कर दिया। अवॉइडिंग टेलिंग द ट्रूथ और सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक। तो जो आप सोच रहे हैं आप वो बात नहीं बोल रहे हैं, और जो भी सच बोलना चाहिए आपको, आपने उसको सच बोलने से अवॉइड कर दिया या उसको नहीं बोला। तो विलफुली सप्रेसिंग द ट्रूथ और मिसलीडिंग द कमेटी, या आपने जानबूझकर जो सच था उसको छुपा लिया या कमेटी को ऐसी कोई गलत बात बोल दी या ऐसी चीज बोल दी जो सही नहीं थी, तो मिसलीड कर दिया आपने। तो किसी भी तरीके से या आपने सच नहीं बोला या सच जानते हुए आपने अवॉइड कर दिया, या विलफुली जो सच आपको बोलना चाहिए था आपने उसको छुपा लिया, और या ये भी हो सकता है कि आपने गलत बात बोल दी सच बोलने की जगह पे, तो मिसलीड कर दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपका वहां पे कंटेम्प्ट माना जाएगा पार्लियामेंट का। ट्रिफलिंग, टू ट्रीट समवन विद और समथिंग विद नॉट जेन्युइन रिस्पेक्ट। तो आप अगर वहाँ पे बिना रिस्पेक्ट के बात करते हैं, रूड तरीके से बात करते हैं कमेटी के अंदर, तो ये भी जो है आपका एक तरह से कंटेम्प्ट माना जाएगा। रिटर्निंग इंसल्टिंग आंसर, या आप जवाब में ऐसा जवाब दे रहे हैं कि बहुत इंसल्टिंग है और उससे किसी तरीका किसी भी कमेटी मेंबर का वहाँ पे इंसल्ट हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं करनी है। डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग द मटेरियल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इंक्वायरी, आपके पास कोई ऐसा मटेरियल या डॉक्यूमेंट था इंक्वायरी से रिलेटेड, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया,
तो उस केस में भी ये कंटेम्प्ट माना जाएगा पार्लियामेंट का या उसकी प्रिविलेजेस का। ठीक है, तो ये कुछ कुछ जो है जीआईडीज हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, टेंडरिंग ऑफ एविडेंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। जब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में बुलाया जा रहा है एविडेंस देने के लिए, तो वहां पे किन बातों का ध्यान रखना है वो भी यहाँ पे आपको देखना है। द कमीशन इंटरव्यूज सीनियर ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स एट सेंटर एंड इन स्टेट्स विद a व्यू टू ascertaining देयर व्यूज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में कमीशन क्या करता है, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं या हेड होता है डिपार्टमेंट के स्टेट में या सेंटर में, उनको बुलाती है ताकि वो उनके व्यूज जान सके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेकर। इन सच इंटरव्यूज, तो जब इस तरीके का इंटरव्यू होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स विल बी फ्री टू गिव फ्रैंक एक्सप्रेशन टू देयर पर्सनल व्यू। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आपको बुला रहा है और आपको वहाँ पे रिफॉर्म से, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिगार्डिंग आपके व्यूज़ पूछे गए इंटरव्यू के अंदर, तो वहाँ पे आपको फ्री और फ्रैंक इंफॉर्मेशन या एक्सप्रेशन आपके पर्सनल व्यू का दे सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो पर्पज़ है आपको बुलाने का वहाँ पे वो सॉल्व नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, किसी तरह की मनाही नहीं है। वहाँ पे अगर आप क्रिटिसिज्म कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी पॉलिसी का, क्योंकि आपको बुलाया ही इसी पर्पस के लिए गया है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट आर आल्सो फ्री टू सबमिट मेमोरेंडा ऑफ देयर ओन अकॉर्ड डायरेक्ट टू द कमीशन। आप कमीशन को अपना कोई मेमोरेंडम या रिप्रेजेंटेशन है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं ऑन एनी सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो जो कमीशन है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जिस बातों को उसे एनालाइज करना है, जिन बातों को ऑब्जर्व करना है या जिन बातों को उसे स्टडी करना है, उससे रिलेटेड अगर आप कोई रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप डायरेक्ट कमीशन को दे सकते हो। नो परमिशन ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। तो इस पर्पस के लिए किसी तरीके की परमिशन की जरूरत नहीं है। हाउएवर द एविडेंस स्टैंडर्ड बिफोर द कमीशन शुड नॉट बी गिवन पब्लिसिटी। लेकिन आपने जो एविडेंस वहां पे कमीशन के सामने दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के सामने अपना जो भी एविडेंस दिया है या जो भी बातें रखी है, उसकी पब्लिसिटी नहीं करनी है। ठीक है, तो उसमें अगर आपने जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया, ये जो बातें बताई, उसके अंदर किसी तरह का भी कोई एडवर्स क्रिटिसिज्म किसी बात को लेकर था गवर्नमेंट का, तो उसको पब्लिसिटी नहीं करनी है, एज दैट वुड अमाउंट टू पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि जब आपकी बात पब्लिकली सामने आ गई, सबके सामने आ गई और जनरल पब्लिक में आ गई, तो वो क्या माना जाएगा, वो एडवर्स क्रिटिसिज्म माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी के सामने जाइए, वहाँ पे बंद कमरे में जो भी आप अपना व्यू रखते हैं उसके अंदर क्रिटिसिज्म है या नहीं है, तो आपको वो अलाउड है। लेकिन वो बात अगर आप पब्लिकली बाहर पब्लिक में अनाउंस करते जा रहे हैं कि मैंने ये बोला था, मैंने ये बोला था, तो वो जब जनरल पब्लिक में आ गया तो वहाँ पे फिर आपका रूल फॉलो होगा, रूल 9, कि गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी पब्लिक में जो है क्रिटिसिज्म नहीं करनी किसी पॉलिसी का। तो ये वहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद केयर शुड ऑल्सो बी टेकन टू इंश्योर दैट सच मेमोरेंडा डू नॉट रीच एनी पर्सन अथॉरिटी अदर देन द कमीशन। तो जब आप कमीशन को, अगर आपने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया या मेमोरेंडा दिया, तो वो भी जो है आपका पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर उससे भी आपका रूल 9 जो है, यानी क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, वो उसमें अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि पब्लिक में जाने का मतलब ये कि आपकी सारी बात जो है, अगर क्रिटिसिज्म आपने किया तो गवर्नमेंट का सारा पब्लिक में चला गया, तो उस केस में वो क्रिटिसिज्म जो है गवर्नमेंट का पब्लिक में हो जाएगा, और पब्लिक में अगर क्रिटिसिज्म हो गया तो आपके ऊपर रूल 9 लग जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका कोई भी मेमोरेंडम, कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो जनरल पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ कमीशन के पास रहना चाहिए। टेंडरिंग एविडेंस बिफोर द पे कमीशन। अगर आप पे कमीशन को अपना कोई एविडेंस देना चाहते हो तो उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वहाँ पे किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है। देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट सबमिटिंग मेमोरेंडम टू द पे कमीशन इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप वहाँ पे अपनी बात रख सकते हो कोई पे से रिलेटेड, लेकिन एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट और अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में वहाँ पे आपको नहीं भेजना है, ये यहाँ पे बताया। यानी आपको पर्सनल कैपेसिटी में कोई ग्रीवांस है, कोई चीज़ है, आप अपना पे कमीशन को रेफर कर सकते हैं वहाँ पे, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
तो अगला रूल जो है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। अगर आप कोई गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट किसी पोस्ट पे हैं और आपके पास ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन होगी, तो उन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को कैसे कम्युनिकेट करेंगे किसी को, तो इस बात को ध्यान रखना है जो यहाँ पे बताई गई है। और क्या बातें बताई गई है? एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल, हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करेगा? इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज इन गुड फेथ, जब वो गुड फेथ में अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। गुड फेथ का मतलब कि वो जानता है कि मुझे इस तरीके से ही काम करना है और वो उसी तरीके से काम कर रहा है। गुड फेथ का मतलब ये होता है कि बिना किसी इलविल के, बिना किसी यानी गलत सोच के, जब वो गुड फेथ में काम करेगा तब उसे कैसे काम करना है? communicate information to a person in accordance with the right to information act 2005 and the rules made there under। तो उस केस में यानी जो भी इंफॉर्मेशन वो या कम्युनिकेशन करेगा किसी इंफॉर्मेशन की किसी पर्सन के साथ, वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ही करेगा। यानी आरटीआई के अंदर जो बातें बोल रखी कि ये इंफॉर्मेशन दे जा सकती है किसी पर्सन को, तो उसको दे सकता है। अगर उसके अंदर बना कर रखा है तो वो नहीं दे सकता है। क्लियरली ये बताया। प्रोवाइडेड दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल, तो आप आरटीआई के तहत या उसके तहत जो रूल्स बने हैं आरटीआई के अंदर, एक्ट के अंदर, वो उन रूल्स के तहत ही आप अपनी इंफॉर्मेशन देंगे जो भी ऑथराइज पर्सन है उसको। तो ये तो जनरल रूल हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट क्या नहीं करेगा? कम्युनिकेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट और इन परफॉर्मेंस इन गुड फेथ ऑफ ड्यूटीज असाइन टू हिम। तो अगर या तो उसको कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर्स यानी इंस्ट्रक्शन मिले गवर्नमेंट के, या वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है असाइन जो की गई है उसको गुड फेथ में, ठीक है, उन केस को छोड़कर उसको क्या करना है? कभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, एनी पार्ट देयर ऑफ, या उसका कोई भी पार्ट, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। अगर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन कैसे होती है? जैसे कि किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर लिखा है कॉन्फिडेंशियल, इसका मतलब वो कुछ लोग ही हैं जिनके साथ उसको शेयर किया जा सकता है। ऊपर लिखा हो सीक्रेट, तो ये टॉप सीक्रेट, इस तरह के जो भी अगर कोई उसको क्लासीफाई कर रखा है कि ये कॉन्फिडेंशियल होगा या सीक्रेट होगा, तो उस केस में ये क्या है? उस तरह की डॉक्यूमेंट को वही एक्सेस कर पाएंगे, उन्हीं को देना है जो उसके लिए ऑथराइज है। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट क्या नहीं करेगा? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी डॉक्यूमेंट को, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को या उसके पार्ट को या किसी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को या दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट किसी पर्सन को नहीं देगा। टू whom ही इज नॉट ऑथराइज टू कम्युनिकेट, जिसको वो कम्युनिकेट करने के लिए या देने के लिए ऑथराइज नहीं है उनको नहीं देगा। ठीक है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो पूरी तरह से हो या उसका पार्ट हो या क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है टू एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट को भी नहीं देना। एनी अदर पर्सन, या किसी दूसरे पर्सन को भी नहीं देना। टू whom ही इज नॉट ऑथराइज टू कम्युनिकेट, जिसको वो बताने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए ऑथराइज नहीं है, उसको वो इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, चाहे वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हो, कोई डॉक्यूमेंट हो या उसका पार्ट ही हो। तो ये ध्यान में रखना है। यानी इन जनरल अगर हम इस रूल को क्रक्स में बात करें तो क्या बोला गया कि आरटीआई के तहत और उसके रूल के तहत जो भी इंफॉर्मेशन आपको बोला गया कि दे सकते हो और किसी ने मांगी है, तो आप उसे दे सकते हो गुड फेथ के अंदर। और या आप अगर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हो गुड फेथ के अंदर, या जनरल या स्पेशल ऑर्डर गवर्नमेंट ने दिया और उसके तहत आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो दे सकते हो। लेकिन ऐसा कोई भी पर्सन, कोई दूसरा गवर्नमेंट सर्वेंट हो या कोई दूसरा पर्सन हो, उसको आप कोई भी इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या उसका पार्ट या क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं दोगे जिसके लिए, जिसको देने के लिए आप ऑथराइज नहीं है। ठीक है। तो ये मोटी मोटी बातें रूल 11 की हैं। अब जीआईडीज देख लेते हैं इसके, ज़्यादा जीआईडीज नहीं है, तीन जीआईडीज इसके ऊपर। ऑफिसर ऑथराइज टू मीट द प्रेस एंड रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, कौन कौन ऑफिसर जो है प्रेस को मिलने के लिए ऑथराइज हैं? ऑफिशियल इंफॉर्मेशन टू द प्रेस एंड अदर न्यूज़ मीडिया, अगर आपको प्रेस को या दूसरे न्यूज़ मीडिया को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, रेडियो और टेलीविजन हो गया, विल नॉर्मली बी कम्युनिकेटेड थ्रू पीआईबी, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है उसको आप
कम्युनिकेट करेंगे वो आगे रेडियो या टेलीविजन में भेजेगा। ये एक पहला इंस्ट्रक्शन हो गया। ओनली मिनिस्टर, सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर्स स्पेशली ऑथराइज्ड बाय द मिनिस्टर। और कौन कौन से परमिटेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको जो है इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? मिनिस्टर, सेक्रेटरीज या कोई दूसरा ऑफिसर जिसे मिनिस्टर ने ऑथराइज किया हो। ये तीन ही कैटेगरी के ऑफिसर हैं जो आगे इंफॉर्मेशन पीआईबी को दे सकते हैं। आर परमिटेड टू मीट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेस। और ये लोग जो हैं वो प्रेस से मिल भी सकते हैं, यानी प्रेस से के जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, रिपोर्टर आएंगे, उनसे वो मिल सकते हैं। गिव इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। Any officer other than secretaries specially authorized by the minister to give information to press who might have occasion to meet the representative of the press should immediately submit a gist of subject discussed to the secretary of the department। वो कह रहे हैं कि अगर मिनिस्टर ने किसी पर्सन को ऑथराइज किया है सेक्रेटरी के अलावा, तो अगर वो किसी प्रेस के रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं तो उन्हें क्या करना है? मिलने के तुरंत बाद एक जिस्ट सबमिट करना है। किसका सबमिट करना है? शुड इमीडिएटली सबमिट ए जिस्ट ऑफ सब्जेक्ट डिस्कस्ड टू द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, और वो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट की जिस्ट को सेक्रेटरी के साथ डिस्कस करना है। तो ये बात बता रखी है, यानी जिस्ट तुरंत सबमिट करना है। एनी अदर ऑफिशियल अदर देन द मेंशन इन पैरा अबव। तो ये जो ऊपर बात बताई गई, मिनिस्टर हो गए, सेक्रेटरी हो, या कोई ऐसा पर्सन जिसको मिनिस्टर ने ऑथराइज किया है, उनको छोड़कर। इफ अप्रोच बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेस, उनके पास, मतलब इन तीन लोगों को छोड़कर अगर किसी और ऑफिसर के पास कोई रिप्रेजेंटेटिव प्रेस का आता है तो वो क्या करेंगे? विल डायरेक्ट हिम टू पीआईबी। तो उन्हें पीआईबी भेज देंगे कि पीआईबी में जाओ, वहां पे बात करो। यानी ऑथराइज पर्सन ही सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं प्रेस के, बाकी लोग क्या करेंगे? उन्हें पीआईबी में भेज देंगे कि आप पीआईबी जैसे जाके वहां पे कंसल्ट करिए आपकी जो भी बात है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ अनऑथराइज इंफॉर्मेशन। जो अनऑथराइज इंफॉर्मेशन है उसके कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग क्या चीजें यानी इंस्ट्रक्शन है? ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे नॉट communicate directly to the other government servant or non-official person or press any document or information which may have come into his possession in the course of his public duty। तो पब्लिक ड्यूटी जब आप कर रहे हैं अपनी, तो उस टाइम पे आपके पास क्या, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली आपके पास आएंगी, तो आपको वो डायरेक्टली किसी भी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट को या किसी नॉन ऑफिशियल पर्सन को या प्रेस को नहीं बतानी है। Quotation by government servant of any final order passed in the case of another government servant whose case is similar to his own and not from the noting of the file will not amount to unauthorized communication of information। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट के फाइनल ऑर्डर को कोट करता है, फाइनल ऑर्डर मतलब जैसे कैट में चला गया था दूसरा गवर्नमेंट सर्वेंट, और उसके ऑर्डर को वो कोट करके, क्योंकि उसका केस क्या है, सिमिलर है, तो अगर किसी फाइनल ऑर्डर को, या गवर्नमेंट का भी फाइनल ऑर्डर हो सकता है, अगर गवर्नमेंट ने किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में कोई फाइनल ऑर्डर पास किया, या अदरवाइज भी कहीं कोर्ट में भी कोई फाइनल ऑर्डर आया, उसको भी उन्हें उसने कोट किया, तो वो चीज़ अलाउड है। लेकिन किसी फाइल की नोटिंग से अगर वो कोट कर रहा है तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, फाइनल ऑर्डर को कोट किया जा सकता है, यानी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट के केस के अंदर अगर गवर्नमेंट ने कुछ फाइनल ऑर्डर पास किया है, तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर उसका केस उसके केस से सिमिलर है, दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट के केस से, तो वो उसको कोट कर सकता है, लेकिन फाइल नोटिंग से कोट नहीं कर सकता उस दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट की फाइल से। और जो है, अगर वो फाइनल ऑर्डर को कोट करता है तो विल नॉट अमाउंट टू अनऑथराइज कम्युनिकेशन। उस केस में अनऑथराइज कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि फाइनल ऑर्डर ऑलरेडी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में आ चुका है। प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस विद फॉरेन एम्बेसीज। कभी कभार कुछ लोग क्या करते हैं, जो फॉरेन एम्बेसीज होती हैं, बाहर की एम्बेसीज हैं, या इंडिया में भी अगर जो एम्बेसी हैं फॉरेन कंट्री की, उनके साथ कोई प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, तो वो क्या है, शुड बी अवॉइडेड। ऐसा काम नहीं करना है। प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस किसी भी फॉरेन एम्बेसी, मिशन, हाई कमीशन के साथ नहीं करनी है, अवॉइड करना है। नो प्राइवेट और पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस शुड बी एंटर्ड इनटू डायरेक्टली with the members of foreign missions in India on the matter of any official nature।
ऑफिशियल नेचर का भी कोई है तब भी आपको प्राइवेटली डायरेक्टली नहीं बात करनी है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू ही जाना है। नो प्राइवेट और पर्सनल कॉरस्पॉन्डेंस, आप कोई पर्सनल या कोई प्राइवेट कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हो तो आपको वो भी डायरेक्टली नहीं करनी है, चाहे वो आपका ऑफिशियल नेचर का ही मैटर क्यों ना हो, आपका खुद का, आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू ही जाना है। तो आज हम रूल 11 तक कर रहे हैं और उसके GIDs कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं आंसर की क्या होगा जो हमने लास्ट सेशन में दिया था। तो हमने क्वेश्चन 32 लेकर 38 तक क्वेश्चंस आपको बताए थे लास्ट सेशन में, तो उनके आंसर्स देख लेते हैं। 30 का आंसर जो क्वेश्चन था उसका बी है, 31 का आंसर बी है, 32 का आंसर सी है, 33 का आंसर डी है, 34 का सी है, 35 का डी है, 36 का सी है, 37 का डी है, 38 का डी है। तो ये आपके जो लास्ट हमने सेशन में क्वेश्चंस पूछे थे उनका आंसर आप अपना मैच करके चेक कर सकते हैं कि आपने कितने करेक्ट किए, और जो क्वेश्चन अगर आपने इनकरेक्ट किए हैं तो उसको आप एक बारी दोबारा से देखकर सही कर सकते हैं। तो अब जो हमारे पास आज हमने रूल किए हैं उसके क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। रूल 8 के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, रूल 9 के ऊपर एक ही क्वेश्चन आया है पिछले 7 जो पेपर्स हुए हैं उसके अंदर। तो जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। एज पर रूल 9 ऑफ CCS कंडक्ट रूल 1964, no government servant shall through any broadcast or telecast public document any communication to the press or in any public place make any statement which has the effect of an adverse criticism of any current or recent policy of action of central government this rule। तो ये इन्होंने तो पहले रूल 9 को पूरा कोट कर दिया कि रूल 9 क्या कहता है, फिर कह रहे हैं दिस रूल is not applicable when a government servant addresses the gathering of government employees in his capacity as a member of office bearer of a recognized association of government employee। ये कब applicable नहीं होगा इसके बारे में ये पहला पॉइंट बताया। need not be followed when government servant gives factual evidence before a committee of parliament or legislative assembly। जब वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में फैक्चुअल एविडेंस दे रहा है तो वहां पे फॉलो नहीं किया जाना चाहिए, ये बोला है। सी कह रहे हैं इज नॉट वायलेटेड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट व्हेन ही मेक्स सच क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग द इनफॉर्मल डिस्कशन अमंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और ये तब वायलेट नहीं होगा जब वो क्या कर रहा है, अपने फ्रेंड के साथ जो है इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहा है। should always be observed by the government servant including the situation in ABC above, कि हर सिचुएशन में ऑब्जर्व किया जाना चाहिए इस रूल को, चाहे वो ABC ही क्यों ना हो। तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन है, आप जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करके अपना आंसर देख सकते हैं। रूल 10 के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बी रिक्वायर्ड फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू गिव एविडेंस बिफोर ए कमेटी और ऑफ एनी अदर अथॉरिटी, टू गिव एविडेंस इन कनेक्शन विद एनी इंक्वायरी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन, कमेटी और अथॉरिटी, टू गिव एविडेंस इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी, to give evidence at any departmental inquiry ordered by authorities subordinate to the government, to give evidence at any inquiry before an authority appointed by the government or parliament। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन है, तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है। क्वेश्चन 41 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द प्रोविजन ऑफ CCS कंडक्ट रूल 1964 इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है आपको ये बताना है। द जनरल प्रोविजन ऑन क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो अप्लाइज टू एविडेंस गिवन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन जुडिशियल इंक्वायरी। गवर्नमेंट सर्वेंट कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। Government servant can submit memorandum in their official individual capacity to pay commission. No government servant can give evidence in any inquiry conducted by any person, committee or authority without the previous sanction of government। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें बताने कि कौन सा करेक्ट नहीं है। रूल 11 पे एक ही क्वेश्चन आया, इसको देख लेते हैं। Which of the following amount to unauthorized communication of information by a government servant within the meaning of CCS conduct rule? कहां पे अनऑथराइज कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन का माना जाएगा।
communication of any official document or any part thereof to any other person to whom he is not authorized to do so. Communication of information to a person in accordance with RTI Act 2005 and rules made thereunder. Quotation by government servant of any final order passed in case of another government servant whose case is similar to his own. All of the above. तो किस केस में अनऑथराइज कम्युनिकेशन है ये आपको बताना है। तो इसी के साथ जो है हमारा ये सेशन यहाँ पे एंड हो जाता है और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।